हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैलाश शर्मा एंड यूर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट। आपका अपने चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट पे एक बार फिर से स्वागत है। अपने दोस्तों अपने स्टीरियो केमिस्ट्री वाला लेसन कर रहे थे और उसके अंदर ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच चुके थे। मैंने कहा था कि 1 या 2 क्लास रही है, बस वो ऐसी कहानी है कि आज एक क्लास के अंदर बड़े तौर पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला, हल्का सा रहेगा। आपको मैं कुछ इन्फॉर्म कर देता हूँ उससे पहले कि ना कल अपन लोग क्लास नहीं लगा पाए, कुछ वेट कर रहे होंगे, तो इस तरह की समस्याओं का निजेत पाने के लिए कि क्लास अपलोड किस टाइम होगी, किस टाइम नहीं होने वाली है, लेट होगी या फिर आज अपलोड नहीं होगी, इस बात को अगर आपको पता करना है तो यहाँ इसी नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। मैंने बनाया था आप लोगों को न्यूज़ देने के लिए, बस उससे रिलेटेड अपने चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो उस अपने चैनल पर रहेगी। ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको मैसेज मिल जाएंगे कि भाई आज क्लास किस टाइम रहेगी, आज क्लास किस टाइम रहेगी, ठीक है। तो ये जो है ये आप इसका आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जब लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे आपको वहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, इसी टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि वहाँ कितने भी जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ इस तरह की PDF वगैरह चली जाती है, तो आसान है, वो सबसे अच्छा मेथड है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अपना, ठीक है, वहाँ से आपको मालूम चलता रहेगा। दूसरा क्या कि हाल घड़ी अभी के टाइम जब ये क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो अपने सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं 980, यानी कि अपने 20 एक और दूर हैं। तो जल्दी अपने लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग ये है कि बुधवार तक लाइव सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले दिन तो काफ़ी रह गए, रविवार का, कल का, सोमवार का, मंगलवार का, इन 3 दिनों में एक दिन अपने लाइव आएंगे यूट्यूब पे। वहाँ अपने डिस्कशन करेंगे कि लाइव सेशन का टाइम क्या रखना है, क्या रिवीजन स्टार्ट करना है, कौन से लेसन का रिवीजन स्टार्ट करना है, क्योंकि रिवीजन लाइव सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं अपने। बहुत अच्छी बात है कि अपने इतनी जल्दी सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। आप लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत, दोस्तों की मेहनत रंग लाई, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि उस टाइम अपने सभी लाइव आएंगे, और कब लाइव आएंगे इसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, और सीधा भी बता दूँगा, कल की क्लास में बता दूँगा कि कब लाइव आने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि ज़्यादा चांसेस तो ऐसे मानो मंगलवार को लाइव आएंगे, ठीक है। मंगलवार को आपको थंबनेल मिल जाएगा, एक थंबनेल मिल जाएगा अपने चैनल पे। ये याद रखोगे मंगलवार को आएंगे और किस टाइम आएंगे, बस ये ध्यान देना। मंगलवार को सुबह के टाइम आने के ज़्यादा चांसेस है, तो सुबह सोमवार को मैं एक ना थंबनेल लगा दूंगा अपने चैनल पे, उस पर टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखा होगा कि लाइव कब आ रहे हैं। उसी टाइम आप कनेक्ट हो जाना, टाइमिंग वगैरह आपने डिसाइड करेंगे, वहाँ लेसन वगैरह डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बस थोड़े ही रहे हैं, बुधवार से अपने लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज लेसन को स्टार्ट करते हैं, और लेसन को स्टार्ट करके जल्दी से उसको एंड करते हैं, रिवीजन की ओर चलते हैं। तो अपन 2 मेथड कर चुके थे, एक तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और दूसरा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मेथड। आज अपना जो मेथड है वो है, हिंदी में बोलते हैं इसको निरपेक्ष विन्यास पत्ती बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मेथड, ठीक है। नाम से स्पष्ट है कि सापेक्ष के अंदर किसी के सापेक्ष, किसी के रिलेटिव आप अध्ययन कर रहे थे, किसी नाम दे रहे थे, ठीक है। नोमेनक्लेचर चल रहा था, किसी के सापेक्ष चल रहा था, किसी एक को आप देख रहे थे कि हाँ इसको देखो, इसके आधार पर नाम देना है। निरपेक्ष में किसी को देखेंगे नहीं, निरपेक्ष में अपने किसी को देखेंगे नहीं कि इसके आधार पर नाम देना है या इसके आधार पर नाम नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो इससे पहले इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या कि ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम चलने वाला है, ये उसके लिए चलने वाला है जिसके अंदर कितने कायरल कार्बन हो, 2 कायरल कार्बन हो, ठीक है। वो कंपाउंड जिसके अंदर 2 कायरल कार्बन हो, उसके लिए ये सिस्टम चलने वाला है। सर 2 कायरल कार्बन मीन्स जिसके अंदर 2 कायरल कार्बन हो, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड अपन लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद और क्या सिस्टम है, और ये सिस्टम रहने वाला है कि ये CIP स्कीम पे काम करता है। किस पर? CIP स्कीम। अब ये सर CIP स्कीम क्या है ये भी आपको बता दूंगा मैं, उससे पहले इसका फुल फॉर्म देख लो बस, क्या है, कान इनगोल्ड प्रीलोग स्कीम, ठीक है। इंग्लिश में नाम है, 3 साइंटिस्ट का नाम है कान इनगोल्ड प्रीलोग, इन दोनों ने ये स्कीम दी थी, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड ये EZ पर भी बेस है, EZ सिस्टम पे। सर EZ क्या सिस्टम है ये भी बताएंगे, CIP स्कीम बताएंगे, EZ स्कीम बताएंगे, यहाँ दोनों के एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड मतलब है अपना इसके अंदर नाम दिए जाते हैं, वो R और S दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? R और S। R मतलब रेक्टस, और S मतलब सिनिस्टर, रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज,
और सिनिस्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है। ये हो गया। उसके बाद लास्ट में यहाँ एक बात ध्यान क्या देनी है, एक अपने पढ़ेंगे लो प्रायोरिटी। क्या पढ़ेंगे? लो प्रायोरिटी, मतलब कि कम वरीयता। इस कम वरीयता वाले को अपने कहाँ रखेंगे? ऊर्ध्वाधर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बस इस लाइन को एक बार ऐसा कैसे याद रख लेना, यानी वर्टिकली। कहाँ रखेंगे? वर्टिकली। या फिर आप कह सकते हो कि लो प्रायोरिटी वाले को दृष्टा की आंखों से दूर, दृष्टा दिखाई दे रहा है, दृष्टा की आंखों से दूर रखेंगे। ठीक है, दृष्टा की आंखों से दूर रखेंगे। बस ये अपने को देखना है। 5 पॉइंट हो गए। फर्स्ट, 2 कायरल कार्बन हो उसके लिए स्कीम लागू होगी। नाम लिखने का नोमेनक्लेचर मेथड 2 कायरल कार्बन हो उन्हीं कंपाउंड के लिए। CIP स्कीम के ऊपर बेस रहेगी। EZ स्कीम पे बेस रहेगी। RS नेम देंगे। R मतलब रेक्टस, S मतलब सिनिस्टर, रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज, सिनिस्टर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और लो प्रायोरिटी मतलब कम वरीयता वाला जो होगा, सबसे कम, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ लिस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम जो प्रायोरिटी वाला कम जो एटम होगा उसको दृष्टा की, व्यूअर की आंखों से दूर रखेंगे। ठीक है, सभी को पढ़ेंगे अलग अलग, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं CIP स्कीम क्या है। देखो ये क्लास दूसरी बार बन रही है। पहली बार जब बना रहे थे तो ओवर हीट की वजह से क्लास सारी की सारी उड़ गई, फेल हो गया था। सबसे पहला क्या है? CIP स्कीम। देखो CIP स्कीम का मतलब ये है कि CIP तीनों वैज्ञानिकों ने, कान, इनगोल्ड और प्रिलोग ने ये बताया कि कौन किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी या वरीयता ज़्यादा देनी है। बस इन्हीं इतने ही बताया। तो किसको ज़्यादा मिलेगी? इनके अनुसार किसको ज़्यादा मिलेगी? जिसका अणुभार क्या होगा? अधिक अणुभार होगा, जिसका अधिक अणुभार होगा। ठीक है, अधिक अणुभार होगा उसको प्रायिकता भी ज़्यादा मिलेगी, या फिर उसको वरीयता भी ज़्यादा वरीयता मिलेगी। समझ आ गई बात? ज़्यादा वरीयता कौन होगा? CIP स्कीम के अनुसार वो होगा जिसका अणुभार क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, अधिक अणुभार वाले को वरीयता भी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि ये मोलिकुलर वेट की बात चल रही है। जिसका हाई मोलिकुलर वेट होगा उसकी वरीयता, उसको प्रायोरिटी भी क्या मिलेगी? हाई प्रायोरिटी। ठीक है, आगे बात सुन। अब देखो, अणुभार की जगह कई बार परमाणु संख्या भी लिखी जाती है, यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर भी लिख दिया जाता है। लेकिन एटॉमिक नंबर में एक समस्या आ जाती है। वैसे तो कोई समस्या नहीं आती। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं तो कार्बन को ज़्यादा मिलेगी या ऑक्सीजन को ज़्यादा मिलेगी? ओबियसली ऑक्सीजन का वरीयता ज़्यादा, वरीयता या प्रायोरिटी ज़्यादा किसको मिलेगी? ऑक्सीजन को मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु भार क्या ज़्यादा है। इसके साथ साथ इसका परमाणु क्रमांक भी तो ज़्यादा है। ओबियसली जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा उसका परमाणु भार भी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम समस्थानिकों की, आइसोटोप्स की, तो इन दोनों का परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है, लेकिन अणुभार इस तरह अलग अलग होता है, ज़्यादा होता है। तो इस टाइम यहाँ परमाणु क्रमांक के ऊपर नहीं चल सकते, आप अणुभार की बात करोगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ अणुभार लिखवाया है। तो CIP स्कीम समझ में आ गई। CIP स्कीम आपको ये डिसाइड करेगी किसकी प्रायोरिटी कम है और किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। CIP स्कीम से आपको ये मालूम चलेगा कि किसकी प्रायोरिटी कम है और किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। CIP स्कीम की एक छोटी सी बात और है, वो भी आगे आएगी। ठीक है, दूसरा है EZ नोमेनक्लेचर मेथड। EZ में क्या है कि जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल है अपना। अब इसके अंदर आप ये बताओ मेरे को कि कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस है, कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस है, ये बताना है आपको। ओबियसली सर, यहाँ CH3 और COOH अपोजिट साइड में, यहाँ HH एक साइड में, यहाँ HH अपोजिट साइड में, यहाँ COOH CH3 भी एक साइड में, यानी यहाँ सारे के सारे एक तरफ वाले हैं। तो ये क्या हो गए? सिस, और ये क्या हो गया? ट्रांस। ये तो आप लोग समझ गए, बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं इसी की तरह, ये सिस और ट्रांस मैं याद दिला रहा हूँ एक बार, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। इसकी जगह मैं ऐसे लिखूँ,
अब बताओ, अब इसमें आप ये बताओ कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है, कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस है। थोड़ा सा कैमरा हिल गया, इसको सही कर देते हैं। अब ठीक है, ऊपर से नहीं आ रहा ना, थोड़ा ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा। अब ठीक है, अब ठीक है, नीचे वाला देख लेंगे। ई जेड, अब यहाँ से कौन सा ट्रांस कौन सा है, सब यहाँ तो सर दिखाई मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा सी कौन सा ट्रांस है, क्योंकि एक तरफ वाले वहाँ तो सी डब्ल्यू सी एस थ्री एक तरफ थे, अच्छा एक तरफ थे, उसके वजह से डिसाइड कर दिया। यही समस्या रहती है यहाँ। ई जेड की यही जरूरत पड़ती है जब परमाणु भार के ऊपर अपने बात करते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा परमाणु भार किसका है, आई का। इन दोनों में ज़्यादा परमाणु भार किसका है, बी आर का। इन दोनों में से किसका है ज़्यादा, आई का। और इन दोनों में से किसका है, बी आर का। यहाँ समान ज़्यादा नंबर वाले अपोजिट साइड में है या नहीं, लेकिन यहाँ ज़्यादा नंबर वाले एक साइड में है या नहीं। तो इसके अनुसार ये क्या हो गया, सिस, और ये क्या हो गया, ट्रांस। लेकिन सिस और ट्रांस वर्ड का यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे ई और जेड का। इसके मुताबिक जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, सिस को, और ई किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांस को। तो ये ई जेड स्कीम हो गई। कौन सी स्कीम हो गई, ई जेड स्कीम हो गई। ई जेड स्कीम के अनुसार अपने नाम जो है वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना ई जेड स्कीम। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। ई जेड हो गई, सी आई पी स्कीम हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और आपको हो तो मैं इसका और एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखो कि मान लो कि मैं यहाँ लगा देता हूँ, 2 कार्बन लगा दिए, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ C लगा दिया, यहाँ लगा देता हूँ COOH लगा, यहाँ H लगा देता हूँ, चलो यहाँ OH लगा देता हूँ, और यहाँ लगा देता हूँ COOH, है ना, ये ठीक रहेगा। चलो COOH की जगह लिख देता हूँ NH2, यहाँ C, यहाँ OH, यहाँ NH2, यहाँ H। अब आपको यहाँ बताना है कौन सा E है और कौन सा Z है, कौन सा E है और कौन सा Z है, ठीक है। ई और जेड आपको समझ में आ गया क्यों आवश्यकता पड़ी। ई और जेड की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि परमाणु भार जो है वो अगर उसके आधार पर बात करें तो, यानी सिस और ट्रांस अपने फाइंड नहीं कर सकते, उस टाइम अपने को ई और जेड की जरूरत पड़ती है। ई और जेड जो डिफाइन किए जाते हैं वो परमाणु भार के आधार पर डिफाइन किए जाते हैं। अब यहाँ ये किससे जुड़ा है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहाँ ये कार्बन से जुड़ा है, यहाँ ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखने में मालूम चल रहा है कि सबसे ज़्यादा डायरेक्ट किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। इसमें ये कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है, और सबसे ज़्यादा अनुभार किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो सबसे ज़्यादा अनुभार इन दोनों में किसका है, ऑक्सीजन का है, इन दोनों में ऑक्सीजन का है। और यहाँ ये सीधा कार्बन जुड़ा है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। कार्बन का परमाणु भार ज़्यादा, तो इन दोनों में से CH3 का एटॉमिक वेट या फिर मोलिकुलर वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ इनमें ये ज़्यादा था, इनमें ये ज़्यादा था। यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया कौन सा, ट्रांस हो गया। और ट्रांस को कैसे लिखते हैं, यहाँ ही से लिखते हैं। यहाँ अपोजिट जो ज़्यादा मोलिकुलर वेट वाले हैं वो एक तरफ ही है, तो इसे लिखेंगे क्या, सिस, और सिस को लिखेंगे जेड से। तो जेड ई जेड सिस्टम समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है दोस्तों। ई जेड सिस्टम समझ में आ गया। अब अपने चलते हैं आगे। अब देखो रेक्टस सिनिस्टर मैंने बता दिया, जो क्लॉकवाइज होंगे उसको आप क्या नाम दोगे, रेक्टस दोगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे क्या नाम दोगे, सिनिस्टर नाम दोगे, ठीक है। अब देखो आगे अपन लोगों ने देखा, तो अपन लोगों ने कहा कि जो सबसे कम प्रायोरिटी है, जिसको होगी सबसे कम प्रायोरिटी, उसको आप दृष्टा की आंखों से दूर रखोगे। जब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले अपन लोग लिख रहे थे तो अपन लोगों ने ऐसे लिखा था, यहाँ ऐसे। जो ऊर्ध्वाधर है जो हॉरिजॉन्टल है उनको आप ऐसे मानोगे कि वो आपकी ओर आ रहे हैं, है ना। और ये उंगली और ये वाला हाथ, ये दोनों वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल है ये, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी तरफ आएंगे, ये पीछे की ओर जाते हुए मालूम चलेंगे। ऐसे अपने मानना था ना, मैंने बताया था आपको, ऐसे मानना था। तो अगर दृष्टा की आंखों से दूर रखनी है तो इन पे रखेंगे, क्योंकि ये तो आपकी आंखों के पास आ रहे हैं, इन पे रखेंगे। तो इसका मतलब सबसे कम प्रायोरिटी होगी, यानी सबसे कम जिसका अनुभार होगा उसको आप वर्टिकली रखोगे। कहाँ रखोगे, वर्टिकली। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, आपको अभी स्टार्टिंग में जो मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे। कैसे, जिसके अंदर वर्टिकली क्या होगा, ऑलमोस्ट वर्टिकली होंगे, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो अपने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लेके आएंगे, वो देखेंगे कैसा होगा, ठीक है। उसकी बात करेंगे बाद में। अपने लिखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ F, यहाँ लिख दिया मैंने Cl, यहाँ लिख दिया मैंने। चलिए अपना जो एग्जाम्पल है नोट्स में वो ले लेते हैं। यहाँ F है, यहाँ Cl है, यहाँ I है, यहाँ Br है, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ I है और यहाँ Br है। आप चेंज कर सकते हो, बस ये एग्जाम्पल है,
ठीक है। अब देखो यहाँ C, यहाँ F, यहाँ Cl और यहाँ I, यहाँ Br, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसका, सबसे कम वाले को तो रहने दो, FCl Bri में Br F का सबसे कम है, तो इसको ये देखो ये वर्टिकली पड़ा है ना, हाँ सर वर्टिकली पड़ा है, इतनी बात का ध्यान रखना है, इसका तो वर्टिकली पड़ा है, इतनी ही बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया F वर्टिकली पड़ा है, बाकी कहाँ है, बाकी अलग अलग डायरेक्शन में है, इनकी बात करते हैं, ठीक है। पहले ये देखो सबसे लिस्ट प्रायोरिटी जिसकी है, क्या वो वर्टिकली पड़ा है क्या, हाँ सर वो वर्टिकली पड़ा है, ठीक है। FCl Bri ये हो गया इतना। अब सबसे ज़्यादा वेट किसका, आयोडीन का, FCl Bri ऐसे होता है ना, आगे स्टेटिन होता है, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका है, आयोडीन का है, तो सबसे ज़्यादा वरीयता किसकी मिलेगी, आयोडीन को मिलेगी। ये बताया था CIP स्कीम के तहत, किसके तहत बताया था, CIP स्कीम के तहत बताया गया था। उससे कम Br तो ये 2 नंबर और Cl 3 नंबर, 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया और 3 नंबर इसको दिया, दे दिया। अब 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलेंगे, 1 2 3 ऐसे चलेंगे, ये मूव कर गए 1 2 3 1 2 3 इस तरह मूव कर गए ना। अब यहाँ देखो ये लाइन कैसे बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गई क्या, क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या नाम दिया था, सिनेस्टर, इसको क्या नाम दिया था क्लॉकवाइज को, रेक्टस। तो ये स्ट्रक्चर R होगी, ये स्ट्रक्चर S होगी, समझ आ गई क्या बात। R क्लॉकवाइज वाले क्या होंगे, R होंगे, तो क्या ये पीपल को क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंड साइड की ओर रोटेट करवाएगा क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सिनिस्टर है कि, तो क्या ये पीपल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करवाएगा क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा पहले कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये केवल इन परमाणु भार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये ओनली उसको प्रायोरिटी या उसका सीक्वेंस बता रहा है। इट ओनली टेल अस अबाउट देयर एटॉमिक वेट, आगे बात समझ में क्या, एटॉमिक वेट का जो कौन सीक्वेंस है ओनली उसी को बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है, किसी को इश्यू। तो R जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर पीपल को रोटेट करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, या राइट हैंड की तरफ कोई रोटेट करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अपने को एनालाइजर या पोलरोमीटर से देखने पर ही मालूम चलेगा। जैसे कि पीछे जो हम लोगों ने सापेक्ष और निरपेक्ष, सापेक्ष जो किया था, रिलेटिव जो किया था, उसके अंदर डी और एल लिखा था। अभी डी और एल जो है वो सीधे ही हैं, डी और एल सीधे ही हैं। डी का मतलब ये हो गया कि OH जो जिसमें राइट हैंड साइड की ओर है, और एल मतलब जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, बस वो है। तो क्या ये डेक्स रोटेटरी नहीं था, क्या ये लेव रोटेटरी नहीं था, क्या ये राइट हैंड साइड की तरफ पीपल को रोटेट नहीं कर रहा, क्या नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है करेगा, हो सकता है करे भी, हो सकता है नहीं करे भी। इसके लिए आपने आगे प्लस से माइनस लगाए थे, ये बता रहे हैं आपको कि ये पीपल को प्लस यानी कि राइट हैंड साइड की ओर रोटेट करेगा। ये डी और एल इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। हो सकता है ये प्लस की तरफ ही करे, लेकिन ये प्लस में करे तो इसको बताने के लिए आपको इसको आगे प्लस लगाना पड़ेगा, इस डी से कुछ नहीं मालूम चलेगा आपको, समझ आ गई बात। तो ये अपना इश्यू रह गया, यहाँ इश्यू रह गया, इश्यू सारे क्लियर हो गए। R और S का क्या मतलब है मैंने सारे बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों क्लास इतनी रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं वो आगे वाली क्लास के अंदर करेंगे। रेसिमिक मिक्सचर वो भी कल के दिन करेंगे, कल संडे है, क्लास थोड़ी बड़ी लगा लेंगे। आज क्या है कि ये एक बार मैं क्लास लगा चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया क्लास लगाते हुए, 2-3 बार क्लास क्या है ख़राब हो चुकी है। तो आज के लिए अभी इतनी क्लास लगाएंगे, मैं नहीं चाहता कि आगे की क्लास ये क्लास भी ख़राब हो, ठीक है। तो इसके लिए अपने ये करेंगे अब कि इसको आज की क्लास को इतना ही करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि मंगलवार को अपन लोग क्या रहे हैं, लाइव आएंगे। इससे पहले अपने पूरे 1000 सब्सक्राइब करवा चुका होऊंगा मैं, 980 हो चुके हैं, आपको बताया था मैंने। तो मंगलवार को लाइव आएंगे। मंगलवार को लाइव का टाइम रखते हैं सुबह 9 बजे का, ये फिक्स करते हैं, ठीक है, 9 AM। चैनल अपना डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट। इस टाइम लाइव आके अपने चर्चा करेंगे किस पर, एक तो अपना जो
रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरा टाइमिंग क्या रखनी है, और तीसरा मेन जो टारगेट रहेगा ना वो ये रहेगा कि लाइव प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने को मालूम चल जाएगा लाइव कैसे आया जाता है, कैसे नहीं आया जाता है, ये सारा मालूम चल जाएगा। मैं आपको जैसे कि मतलब आप यूट्यूब पे जाते हो, वीडियो देखते हो, तो उसके ऊपर पहले एक तस्वीर लगी होती है ना, उसे बोलते हैं थंबनेल। क्या बोलते हैं? थंबनेल। ये मैं एक थंबनेल लगा दूंगा लाइव सेशन का डाल के, है ना, उसके ऊपर 9 बजे की टाइमिंग डाल दूंगा कि वहीं स्टार्ट करेंगे अपने। तो आप उसके साइड में क्या है, घंटे का निशान दिया होगा, उस घंटे को निशान को दबा लेना आप। उस घंटे को निशान को दबाओगे ना, तो उस घंटे के निशान को दबाते ही आपके पास जब भी क्लास स्टार्ट होगी, ये क्लास क्या सॉरी ये लाइव सेशन स्टार्ट होगा ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह घंटे का निशान मिलेगा आपको, उस घंटे के निशान पर क्लिक करना है। घंटे के निशान पर क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जब क्लास स्टार्ट होगी। बाकी नोटिफिकेशन वाली बात ही नहीं है। मंगलवार यानी कि आज तारीख कितनी होगी, 16 होगी शायद, या जितनी भी तारीख हो, 15 हो या 16 हो, तो उसके हिसाब से देख लेना कि आज शनिवार है, कल रविवार, सोमवार और मंगलवार। मंगलवार को अपने सुबह 9 बजे लाइव स्टार्ट करेंगे, लाइव का सेशन स्टार्ट करेंगे 9 बजे, और बुधवार से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी को बता देना, और क्लास को शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसके एग्जाम्पल करेंगे आगे वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।